Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore। जी क्लास, तो आज के हम लेक्चर में पिछले जो हम 19वें लेक्चर से स्टार्ट हुए हैं, तो हम एवरेज और मार्जिनल कास्ट देखेंगे। टोटल कास्ट फंक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम उसे देख चुके हैं, और फिर हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिस्टिंक्शन भी देखेंगे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट क्या होती है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन कास्ट क्या होती है, और एवरेज और मार्जिनल कास्ट क्या होती है। फिर हम इनका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि, और फिर मैथमेटिकल हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट कैसे फाइंड की जाती है और इनका ग्राफिकल रिलेशन क्या होता है। हमने बात की थी 21वें लेक्चर में, 21st लेक्चर में, कि टोटल कास्ट क्या होती है। कास्ट इज़ द फंक्शन ऑफ वी, डब्ल्यू एंड क्यू। ये हमने डिटेल से बात की। अब अगर आपके पास टोटल कास्ट फंक्शन आ जाए, अब कास्ट फंक्शन आ जाए आपके पास, तो कास्ट फंक्शन से फिर एवरेज कास्ट निकालना बहुत ईजी होती है। एवरेज कास्ट कैन बी कंप्यूटिंग टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। ये कैलकुलेट ऐसा किया जा सकता है कि टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज कास्ट इज़ आल्सो विल बी द फंक्शन ऑफ वी, डब्ल्यू एंड क्यू। तो सी यानी कि टोटल कास्ट जो है उसको हम क्यू से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास एवरेज कास्ट आ जाता है। ये वैसे ही है जैसे हम एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालते रहे हैं, और ये चीज़ जो है हमारे पास एवरेज कास्ट आ जाती है। और इसी तरह हम मार्जिनल कास्ट निकाल सकते हैं कि किस तरह की ये कैलकुलेट की जा सकती है। चेंज इन टोटल कास्ट फॉर चेंज इन इनपुट प्रोड्यूस, कि 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर हम प्रोड्यूस करें तो हमारी कास्ट में क्या चेंज आएगी। ये याद रखें कि बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, वहाँ पे हम इनपुट की बात करते थे कि इनपुट कितनी चेंज हो तो आउटपुट चेंज होगी। जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालते थे, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल के हिसाब से हम कहते थे कि व्हेन यू इम्प्लाइंग 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट, आउटपुट कितनी चेंज होगी। और यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 मोर यूनिट ऑफ अगर आप आउटपुट प्रोड्यूस करें, बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, हाउ मच कास्ट विल बी चेंज। दिस चेंज इज कॉल्ड द मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट। और इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव से, यानी कि जो कास्ट फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो डी सी और डी क्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास मार्जिनल कास्ट आ जाएगी। ये है जी आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस। से पहले कुछ थोड़ा सा हम करें। टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट वी नीड, कि अगर हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें K1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए और L1 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि ये फंडामेंटली 2 फैक्टर प्रोडक्शन होती है, कैपिटल और लेबर। अगर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो 1 यूनिट के लिए हमें कुछ कैपिटल चाहिए जिसे हमने K1 कह दिया, और कुछ लेबर चाहिए जिसको हमने L1 कह दिया। तो इस हिसाब से जो आपका एक फैक्टर प्रोडक्शन देखें, एक जो कास्ट एट Q1 मतलब फिक्स है, आउटपुट फिक्स है यहाँ पे एट Q1। अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमें कितनी कास्ट पड़ेगी कि K1 लेबर के जितनी हमने लेबर अप्लाई की है उनको हमने जितना वेजेस दी, यानी कि जितने L1 के 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितनी हमने लेबर लगाई उस लेबर के हिसाब से वेज रेट, राइट, और जितना कैपिटल लगाया उस कैपिटल का रेंटल कास्ट, वी जिसे कहते हैं। तो Q1 यानी कि कास्ट एट Q1, ये जो C इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि कास्ट एट Q1 इज इक्वल टू वी K1 प्लस WL1। इट्स वेरी सिंपल कि आपने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कुछ कैपिटल चाहिए जिसे K1 कह दिया और कुछ लेबर चाहिए जिसे L1 कह दिया। ठीक है, तो ये आपके पास कास्ट आ गई।
टू प्रोड्यूस, इसी तरह अगर आपने m यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करने हैं तो आप उसको m से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपने m यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं, मतलब वो जो 1 यूनिट था वो एक था, m मतलब 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 20,000 हो सकते हैं। तो आपने उसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कास्ट आपके पास आ जाएगी। टू प्रोड्यूस m यूनिट ऑफ आउटपुट अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, के कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये है कि 1 यूनिट अगर हमने आउटपुट का इंक्रीज़ किया तो 1 यूनिट ही आपकी कास्ट इंक्रीज़ की, तो इसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो सी कास्ट एट क्यू इज इक्वल टू m कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 1000, 10,000, 12,000। तो वी एम के 1 और प्लस वी डब्ल्यू एम एल 1, तो m कॉमन आ गया तो वही चीज़ आ गई वी के 1 प्लस डब्ल्यू एल 1। तो कास्ट क्या आ गई, m यूनिट के लिए आपने उसको m से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने m यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं तो आपने उसको m से, तो ये एक्चुअली वही चीज़ आ गई जो हमने थोड़ा सा पीछे किया है, सी कास्ट एट Q1 हमने जो किया था, तो वहाँ पे जो कास्ट है हमारी, तो अगर हम उसको m से मल्टीप्लाई, सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन है, m से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वो कास्ट आ गई। अब ये देखिए जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टोटल कास्ट अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ये तीसरी चौथी दफ़ा बता रहा हूँ कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये होता है कि अगर आपने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया तो आपकी कास्ट भी 1 यूनिट ही इंक्रीज़ की, यानी कि एक फ़िक्स प्रपोर्शन के साथ, एक फ़िक्स प्रपोर्शन के साथ अगर आप कर रहे हैं, तो जब भी आप एक नया आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे तो एक अगर ख़ास, मतलब अगर पहले आउटपुट के ऊपर आपकी 50,000 अगर कास्ट आ रही है तो दूसरा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो भी 50,000 आए, तीसरा तो भी 50,000 आए, चौथा यूनिट ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस करें तो भी 50,000 आए कास्ट। तो इस केस को कहते हैं कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर ऐसा केस हो तो ये रीजन से जो एक 45 डिग्री एंगल से जो लाइन जा रही है इसको कहते हैं कि ये टोटल कास्ट होगी ग्राफिकली। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो कास्ट ऐसी होगी, ठीक है। दैट इन टोटल कास्ट आर प्रोपोर्शनल टू आउटपुट लेवल, कि ये आउटपुट लेवल से प्रोपोर्शनल होती है, ख़ास हद एक ख़ास प्रोपोर्शन से मूव करती है। अब अगर देखा जाए कि जो अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट भी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखिए ना कि क्या मार्जिनल कास्ट होगी, हर जब आप 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 50,000 रुपया कास्ट आ रही है, तो मार्जिनल कास्ट में तो कोई चेंज नहीं ना आ रही, वो तो वही रहेगी कि हर यूनिट आप 50, तो चेंज क्या आएगी, 50 में से 0 निकाले 50 और 1 में से 0 निकाले 1। जैसे हमने जो 21 में जो हमने तकरीबन 17वें और 18वें लेक्चर में हमने 17वें और 18वें लेक्चर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाली थी कि चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, वो ऐसे। तो यहाँ पे चेंज जो आ रहा है कास्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है बाय इम्प्लाइंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर आप एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्जिनल कास्ट में कोई चेंज नहीं आ रही, मार्जिनल कास्ट उतनी है, दूसरे लेबर भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है 50,000, अगर दूसरा लेबर लगाते हैं तो भी 50,000, तीसरा चौथा पाँचवा, इसी तरह अगर आप 1 यूनिट ऑफ आउटपुट लगा रहे हैं, अगर आप 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एवरेज कास्ट भी 50,000 होगी, मार्जिनल कास्ट भी 50,000 होगी। जब भी आप एक नया यूनिट एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, कास्ट 50,000 रुपये आई है, जब दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे कपड़े का या किसी चीज़ का तो भी 50,000 ही आ रही है। तो एवरेज और मार्जिनल कास्ट फिक्स प्रोपोर्शन से आगे आगे जाती जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी एवरेज और मार्जिनल कास्ट। अगर कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न होगा, अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो एवरेज और मार्जिनल कास्ट भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन सम टाइम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होता, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की, वो सम टाइम ये आउटपुट जो है इन कनकेव फॉर्म में होता है, इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। जब आप आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांसेस हैं, या कास्ट डिक्रीज़ होगी,
देखें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कास्ट मोस्टली डिक्रीज करती है। आप देखें ना, आपके पास 1 एकड़ जो है वो लैंड है, उसके ऊपर आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप 2 एकड़ भी कर लें तो उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जो आप एक बंदे को जो 15,000 या 20,000 सैलरी दे रहे थे, ठीक है, अब अगर 2 एकड़ भी ले लें, 3 एकड़ भी ले लें, तो वो एक ही बंदा मैनेज कर लेगा। तो कास्ट एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। तो कास्ट डिक्रीज भी हो सकती है और कास्ट इंक्रीज भी हो सकती है। One possible explanation for this is that there is a third factor production that is fixed as capital labor usage expand। तो मतलब तीसरा और भी फैक्टर प्रोडक्शन है कि पहले मतलब आपके पास 1 मशीनरी थी और 5 लेबर थे, अब 2 मशीनरी भी ले आई, तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ, 5 बंदे ही 2 मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी कास्ट डिक्रीज हो सकती है। अगर वो लेबर या कैपिटल दूसरा आया है वो इनएफिशिएंट है, तो कास्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। टोटल कास्ट आर बिगन राइजिंग रैपिडली आफ्टर डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कास्ट आपकी सडनली इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। अब ज़रा जाए हैं 17वें और 18वें लेक्चर के जो ग्राफ है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की, जो हमने 17वां 16वां 17वां 18वां लेक्चर है, उसमें हमने मैंगो प्रोडक्शन की एग्जांपल दी थी। अब देखें ना कि जैसे जैसे आप नया बंदा जो हायर कर रहे हैं मैंगो आर्चर्ड में, मैंगो की जो टोटल आउटपुट में एडिशन कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा लेबर लगाते जा रहे हैं आपकी कास्ट बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पे कास्ट कब बढ़ती है, 17वें लेक्चर में जाके आप देखें ग्राफ, उसमें आपको नज़र आ जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, या उस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, वहाँ जहाँ पे मार्जिनल फिजिकल डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट सेट हो जाए, उसके बाद कास्ट इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। ये रूल याद रखें। डिफ़िकल्ट इंडेक्स में ये मैं MCQs दे सकता हूँ कि आपकी जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट सेट हो जाए, डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट सेट हो जाए, उसके बाद कास्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो ये आपके पास कनकेव फंक्शन होता है। इसको अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये हमारे पास क्यूबिक कास्ट फंक्शन का हमारे पास ग्राफ आ जाता है कि पहले कास्ट जो है जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सडनली कास्ट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है ये डिक्रीज़ होती है, और जब डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न सेट हो जाता है तो ये अगेन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये आपके पास जो है वो क्यूबिक कास्ट फंक्शन आ जाता है। क्यूबिक कास्ट फंक्शन आ जाता है इफ़ द टोटल कास्ट कर्व हैज़ द क्यूबिक शेप शोन इन फिगर ए। ये जो फिगर ए है इन बुक में भी निकलसन एंड स्नाइडर के चैप्टर 10 में एवरेज एंड मार्जिन कास्ट कर्व विल बी यू शेप। अब जब इस कास्ट कर्व से हम एवरेज और मार्जिनल कास्ट निकालेंगे तो क्यूबिक कास्ट फंक्शन की वो यू शेप होगी, जिसे हम अगले ग्राफ में देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट। और ये एवरेज कास्ट आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ करते जाते हैं, जैसे जैसे आप लेबर को ज़्यादा हायर करते जाते हैं, तो एवरेज कास्ट पहले डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मार्जिनल कास्ट भी डिक्रीजिंग होती है, और एक पॉइंट आता है या जब ये एवरेज और मार्जिनल कास्ट दोनों इंक्रीज़ करना शुरू कर जाते हैं, और जहाँ पे मैंने कहा था कि क्यू मैक्सिमम हो, जहाँ पे आउटपुट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है 16वें 17वें 18वें लेक्चर में जाके देखें, जहाँ पे आउटपुट मैक्सिमम हो वहाँ पे एवरेज और मार्जिनल कास्ट इक्वल होते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ पे एवरेज कास्ट मिनिमम हो, जहाँ पे एवरेज कास्ट मिनिमम हो वो मार्जिनल कास्ट के इक्वल होती है। ये भी आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि जहाँ पे एवरेज कास्ट और जहाँ पे एवरेज कास्ट मिनिमम हो वहाँ पे वो मार्जिनल कास्ट के इक्वल होता है। तो ये आ जाती है इफ़ द टोटल कास्ट कर्व
हैज़ द क्यूबिक शेप शोन इन फिगर ए। पिछले जो स्लाइड में है वो हमने क्यूबिक कास्ट फंक्शन देखा। एवरेज एंड मार्जिनल कास्ट कर्व विल बी यू शेप्ड। इन फिगर बी यानी कि इस स्लाइड में द मार्जिनल कास्ट कर्व पासिस थ्रू द लो पॉइंट ऑफ एवरेज कास्ट कर्व एट आउटपुट लेवल क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के ऊपर यानी कि क्यू स्टैटिक यानी कि ऑप्टिमल क्वांटिटी जहाँ के मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, यहाँ पे एवरेज कास्ट मिनिमम होती है और इट इज़ इक्वल टू द मार्जिनल कास्ट। और ये बड़ा लॉन्ग रन शॉर्ट रन डिस्टिंक्शन, जो आपका लॉन्ग रन कास्ट कर्व क्या होती है और शॉर्ट रन कास्ट कर्व क्या होती है, तो ये उस पॉइंट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट कि एक पॉइंट ऐसा आता है और जिसको हम स्लाइड इस लेक्चर कास्ट के लेक्चर में हम इसको कंपाइल करेंगे कि इन द लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, ये सारी इक्वल हो जाती हैं। ये वो पॉइंट है, इसको हम आगे भी फर्दर एलेबोरेट करेंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करें रन की या टाइम पीरियड की, हम ये तकरीबन जब से प्रोडक्शन शुरू की है तो हम कुछ अल्फाज फ्रीक्वेंटली बोलते रहे हैं कि किसी ख़ास वक्त में, इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन। तो हम रन की बात करेंगे इस हिसाब से, टाइम पीरियड की, टाइम स्केल की बात करेंगे इन द प्रोडक्शन, कि इसमें ये होता है कि आम तौर पे 3 या 4 किस्म के रन होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के रिलेटेड तकरीबन 3 से 4, इसमें से एक होता है इन द वेरी शॉर्ट रन। इन द वेरी शॉर्ट रन वेयर मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर फिक्स्ड। मतलब आप एक दिन की बात करें, अगर आप 5 दिन की बात करें, अगर ये रन हमेशा बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। आप अगर बात करें टेक्सटाइल मेल में, तो एक दिन में ऐसा नहीं होता कि आप कोई नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा लें, यानी कि एक दिन इज़ अ वेरी शॉर्ट रन। अगर होटलिंग बिज़नेस की बात करें तो वेरी शॉर्ट रन आप कह सकते हैं, आप वेरी शॉर्ट रन जो होता है इसमें लेट्स से कि इसको आप कहते हैं कि ये एक वक्त का हो सकता है, मतलब ये 12 घंटे का हो सकता है, 8 घंटे का हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन अ वेरी शॉर्ट रन। इसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते, हम नई मशीनरी नहीं ला सकते, हम नई कैपिटल नहीं ला सकते, ठीक है। हम एक 12 घंटे में कोई नया लेबर नहीं हायर कर सकते। अगर बड़ी टेक्सटाइल मिल की भी बात कर ली जाए, वो पहले रिक्रूटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, मतलब इन द वेरी शॉर्ट रन हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं। अगर शॉर्ट रन की बात कर ली जाए तो शॉर्ट रन ये होता है कि आप कह सकते हैं कि ये 15 से 1 महीने का हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी कर सकता है। एग्रीकल्चर की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन का शॉर्ट रन पीरियड होता है कि आप नया बीज नहीं, नई चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर है, ठीक है। अब 1 महीने की अगर बात की जाए तो हो सकता है शॉर्ट रन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1 महीने का हो। 1 महीने के अंदर आप कोई नई मशीनरी बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को जो है ना वो 1 महीने के अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट रन जो है वो होटलिंग बिज़नेस में 1 से 2 दिन का हो सकता है कि आप नया लेबर, हायर्ड लेबर आप ले सकते हैं। बाकी मेजर चीज़ें, मशीनरी और इस तरह की चीज़ें जो है वो आप नहीं ख़रीद सकते। तो शॉर्ट रन में फ्यू वेरिएबल्स आर फिक्स, द फर्म इज़ फ्री टू वेरी ओनली इट्स लेबर। इसके अंदर सिर्फ लेबर को वो जो है वो वेरी कर सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है। तो यानी कि शॉर्ट रन में लेबर इज़ दैट वेयर यू कैन दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरी, बट इन वेरी शॉर्ट रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, ऑल द वेरिएबल आर फिक्स। इन शॉर्ट रन ओनली लेबर, फ्यू वेरिएबल्स आर फिक्स। और भी कुछ हो सकते हैं, लेबर जो है मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती है, इसलिए फ्यू वेरिएबल्स की बात की गई है। तो ओनली लेबर्स आर ओनली वेरिएबल इनपुट, ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स। इसमें सिर्फ लेबर वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं। मीडियम रन होते हैं, मैनी फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब कुछ आधे आप कह सकते हैं। ये भी मतलब एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए तो 1 से 2 महीने का होता है, या उसमें टेक्सटाइल में बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 6 महीने का होता है।
तो जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल्स, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये 5 साल का होता है, एग्रीकल्चर में ये 1 से 2 साल का होता है। यानी कि इसमें आप नई लैंड भी ख़रीद सकते हैं, आप न्यू कैपिटल भी ख़रीद सकते हैं, न्यू मशीनरी ख़रीद सकते हैं, अच्छी लेबर हायर कर सकते हैं, एक नया यूनिट बना सकते हैं। इन द लॉन्ग रन मोस्ट ऑफ द वेरिएबल, ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो ये हम कुछ टाइम रन है जो हमने अभी स्टडी की है। थैंक यू वेरी मच क्लास। इस क्लास में हमने ये स्टडी किया कि शॉर्ट रन कास्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कास्ट मतलब शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिस्टिंक्शन हमने देखा, फिर एवरेज और मार्जिन कास्ट देखा, और फिर हमने बात की फर्दर के एक कांस्टेंट टर्न टू स्केल जब हो तो कास्ट कैसी होती है, और क्यूबिक कास्ट फंक्शन किस तरह का होता है, ये हमने डिटेल से बात की। एवरेज और मार्जिन कास्ट की भी बात हमने की। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, घरों में रहें और वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।